दोस्तों, महाबोधि महाविहार मुक्ति होगा, ये जरूर होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं जिस प्रकार से इस देश में राजनीतिक गलियारों में भी अभी धुआं निकल रहा है और राजनीतिक गलियारों में अभी बहुत बड़ा बदलाव आने की संभावना दिखाई दे रही है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से विपक्ष नेता राहुल गांधी वे आक्रामक हो गए हैं और वे वोट चोरी को लेकर के वह सतर्क। और राहुल गांधी ने बीजेपी के नाक में दम कर दिया है और इधर बीजेपी की हालत भी कुछ ऐसी हो गई है कि मराठी में एक कहावत है, घरची ऐकणा आणि बाहेरची म्हणतो की पदर काऊन घेना। इसका मतलब है घरवाली नहीं सुनती और बाहर वाली को यह कहता है कि पल्लू क्यों नहीं लेती हो। इस प्रकार से बीजेपी की कुछ हालत ऐसी हो गई है दोस्तों। जिस प्रकार से महाबोधि महाविहार की मुक्ति कब होगी और ये राजनीतिक गलियारों में जो धुआं निकल रहा है इस पर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इस द मूक नाइक चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया होगा तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सच्चाई से रूबरू करता रहेगा द मूक नाइक चैनल। तो दोस्तों, अगर आप अंत में इस वीडियो को पसंद करते हैं तो कमेंट करना ना भूलिएगा और एक लाइक भी करना ना भूलिए। तो दोस्तों, आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो जिस प्रकार से महाबोधि महाविहार मुक्ति, यह कहीं ना कहीं जानबूझकर इसे मौजूदा सरकार अनदेखा कर रही है और यह काम रोकने में बाधा डाल रही है सरकार, ऐसा भी लोगों का मानना है। क्योंकि ये बीजेपी सरकार है, ये आरएसएस की सरकार है जिसे आरएसएस ने बनाया हुआ है। तो आरएसएस ने तो बाकायदा बौद्ध भिक्षु का संघ भी बनाया है और उसके हिसाब से उसे चलाता है और धम्म को इस देश में आरएसएस चाहता है कि वो उसके हिसाब से बुद्धिज्म को भी चलाए और इस देश में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में एक ऐसा बुद्धिज्म लोगों के सामने लेकर जाए कि जो इस देश में जिस प्रकार से पाखंडवाद चलता है और उस पाखंडवाद को बुद्धिज्म में लाने का पूरे प्रयास चल रहा है दोस्तों। अब बुद्धिज्म तो पूरे दुनिया में फैल गया है, उसे तो नाकार नहीं सकते, चाहकर भी अभी भारत देश में भी नहीं नाकार सकते। जो पहले यहाँ के मनुवाद ने किया था कि बुद्धिज्म को खत्म करने का प्रयास, उसे जड़ से निकालने का प्रयास किया था, वो नहीं हो पाया और विष्णु का अवतार घोषित कर दिया। क्योंकि इन्हें पता था कि बुद्धिज्म अभी यह समाप्त होने वाला नहीं है, इसको समाप्त करने के चक्कर में हम खुद समाप्त हो जाएंगे। इसलिए इन लोगों ने बुद्ध को ही अपनाया है। बाबा साहब उनके राइटिंग एंड स्पीचेस में कहते हैं कि बुद्ध धर्म के तत्वों को हिंदू धर्म ने, बहुत से ऐसे तत्व है उसे अपना लिया है और हिंदुइज्म अभी जो भी हिंदुइज्म की अच्छाइयां दिखाई दे रही हैं, ये ब्राह्मणिज्म में जो अच्छाई है ये लोग दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब के कहने पर यह लगता है कि यह बुद्धिज्म से ही उन्होंने चोरी कर लिया है दोस्तों। तो इस प्रकार से यह षड्यंत्र आरएसएस का चल रहा है कि इस देश में बुद्धिज्म में इस प्रकार से मिलावट की जाए कि यह धर्म हिंदू धर्म है या बुद्धिज्म है, यह ब्राह्मणी धर्म है या हिंदुइज्म है, ये लोगों को समझना मुश्किल हो जाए। इस प्रकार से इन्होंने बुद्धिज्म में अभी वर्षों से वो लोग बुद्धिज्म में मिलावट करने का काम कर रहे हैं दोस्तों। इसमें आता है जो जिस प्रकार से 28 बुद्ध की कहानी भी कुछ ऐसी है, इस पर भी हम वीडियो बनाने वाले हैं। ये भी वीडियो आपको इस पे क्लैरिटी से वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा कि 28 बुद्ध का क्या संकल्पना है। जैसे कि विष्णु का अवतार में बुद्ध को बांधा गया है, उसी की कड़ी आत्मा परमात्मा को अगर आप मानते हो, पुनर्जन्म को अगर मानते हो तो आप मानते हो उस 28 बुद्ध को। इस पे क्लैरिटी के साथ आपको वीडियो आगे मिलेगा दोस्तों। तो हम बात करते हैं फिर से मुद्दे पर, जो मुद्दा हमने आपके सामने रखा है। जैसे कि बीजेपी में जो धुआं निकल रहा है इस प्रकार से कि अभी बीजेपी का
उसी के लोग, उसी के कार्यकर्ता, उसी के बीजेपी के ही सांसद बीजेपी की बात नहीं सुन रही है, गुजराती लॉबी की बात नहीं सुन रही है दोस्तों। जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया इसमें का चुनाव हुआ, तो इस क्लब सचिव के चुनाव में बीजेपी ने 2 कैंडिडेट को उन्होंने खड़ा किया था। बीजेपी के 2 कैंडिडेट थे, उनमें से एक है संजीव बाल्यान और दूसरा है राजीव प्रसाद रूडी। तो इन दोनों के कंपटीशन में अमित शाह नहीं चाहता था कि राजीव प्रसाद को वोट मिले, राजीव प्रसाद जीते। ये जो संजीव बाल्यान है यह बीजेपी लॉबी का आदमी था, यानी अमित शाह का आदमी था। तो अमित शाह खुद चाहते थे कि सांसदों ने संजय बाल्यान को वोट डाल करके जिताया जाए। इसलिए खुद अमित शाह क्या कर रहे थे कि सांसदों को फोन करके अमित शाह कह रहे थे, इनके जिताने का प्रयास कर रहे थे। उसके पीछे जेपी नड्डा से लेकर के तमाम गुजराती लॉबियों में जो भी मिनिस्टर्स आते हैं, जो भी लोग आते हैं, वो तमाम लग चुके थे कि संजय बाल्यान को जिताने। तो इस प्रकार से अमित शाह के प्लानिंग पर पूरा पानी फेर गया और संजय बाल्यान से की हार हुई और यहां पर राजीव प्रसाद रूडी का जीत हो गई दोस्तों। और इन्हें जिताने वाले ये ऐसा इस गुजराती लॉबी की चाल देख करके पूरा विपक्ष, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो और मल्लिकार्जुन खड़गे हो, उन्होंने राजीव प्रसाद रूडी को सपोर्ट करने का पूरा प्रयास किया और राजीव प्रसाद को उन्होंने जिता कर लेकर के आए दोस्तों। खुद राजीव प्रसाद को वो कह रहे हैं कि मुझे विपक्ष कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मदद की, मुझे चंद्रबाबू नायडू के लोगों ने मदद की, मुझे आरजेडी के लोगों ने मदद की, ऐसे तमाम छोटे छोटे दलों ने मुझे मदद की और बीजेपी के भी सांसदों ने मुझे मदद की, वोटिंग की, इसलिए यह नतीजा सामने देश के आया है दोस्तों। और पैनल में तो कांग्रेस के भी लोग थे, समाजवादी पार्टी के भी सदस्य थे, टीएमसी के भी सदस्य थे, निर्दलीय भी थे। तो मैं समझता हूं भाजपा के भी थे, कांग्रेस के भी थे, टीडीपी के भी थे। तो मोटे तौर से सभी राजनीतिक पार्टियों का एक समूह था, एक मित्रों का, और इन सबकी मेहनत से ये बड़ी कामयाबी मिली। गुजराती लॉबी यहां पर फेल हुई पहली बार जो जिस प्रकार से अमित शाह की और मोदी की जो तो ताकत थी और उनके दोनों के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग थी उसे खत्म कर दिया इन लोगों ने कि उनकी बात नहीं सुनी गई। इस पार्टी में होते हुए भी, सत्ता पर होते हुए भी उन्हीं के लोगों ने यह बात नहीं सुनी गई। कहीं ना कहीं बीजेपी कमजोर इसलिए हो रही है कि एक तरफ से आरएसएस से दबाव यह मोदी को आ रहा है कि भाई अभी आप खुर्ची छोड़ो, 75 साल की उम्र हो गई है, आपको अभी रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। और इस बात को लेकर भी मोदी जी को प्रेशर बढ़ता जा रहा है और विदेशी नीतियों पर भी मोदी से प्रेशर बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं मोदी जी कमजोर लग रहे हैं, इसलिए बीजेपी के लोग अभी उसके अंदर ही बीजेपी के अभी कुछ ना कुछ बगावत हो रही है और कुछ ना कुछ अंदर चल रहा है जरूर। इसलिए अभी बीजेपी के सांसदों में भी कहीं ना कहीं दरारें आने लग रही है और एक मत नहीं रहा। इसलिए उन्हीं के 2 कैंडिडेट में से एक को अमित शाह जिताना चाहते थे और एक को जो है कुछ बीजेपी के सांसद जिताना चाहते थे और पूरा विपक्ष मिलकर के जिस प्रकार से राजीव प्रसाद रूडी को उन्होंने जिताया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया इसके सचिव, यह पुरानी सांसदों की एक पुराना सांसदों का एक क्लब है। ये 1947 से यह क्लब है। तो दोस्तों इस प्रकार से इनकी यहां पर जीत हो गई। एक तरफ जिस प्रकार से राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू के बीच में संपर्क हो रहा है, बीच का संपर्क कराने वाले जो है ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है दोस्तों। रेवंत क्यों इतना कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार से राहुल गांधी और टीडीपी में जो अभी बातचीत हो रही है, चंद्रबाबू नायडू में बातचीत हो रही है, यह कहीं ना कहीं इस राजनीतिक गलियारों में बहुत बड़ा बदलाव लाने जैसा दिखाई दे रही है। अगर टीडीपी
पलटी मारती है। अगर टीडीपी कांग्रेस की तरफ आती है तो एक तरफ मोदी को आरएसएस हटाना चाहती है और एक तरफ जो है सो कांग्रेस पार्टी यानी राहुल गांधी हाथ धो के पड़े हैं। वह लगातार हमलावर बनते जा रहे हैं, कभी वोट चोरी के नाम पर तो कभी कभी किसी के नाम इससे दबाव पे दबाव डाल रही हैं और देश के सामने बीजेपी के जो है नकाब उतारने का काम कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी यानी विपक्ष नेता जो पावरफुल इस दौरान दिख रहे हैं, जो कि उन सही मायने में विपक्ष नेता हो तो ऐसा हो, यह लोगों के दिल में बैठने का काम कर रहे हैं दोस्तों। और बीजेपी के छाती पर पैर दे करके वह सवाल पूछ रहे हैं दोस्तों। तो हम बात करते हैं जिस प्रकार से अभी बिहार में जो चुनाव हो रहा है, अगर बिहार के चुनाव में बीजेपी की हार होती है, नीतीश कुमार की हार होती है, तो डेफिनेटली बीजेपी सरकार गिरने की पूरेपूर चांसेस है। उधर चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं वह अपना पल्ला झाड़ने के फिराद में है, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से अभी गुजरात लॉबी में कुछ तो भी गड़बड़ है, गुजरात लॉबी का बीजेपी अभी नहीं सुन रही है। गुजरात लॉबी की जो पावर, नरेंद्र मोदी की जो पावर 2014 में 2019 में जो थी, जो 300 पार वाला मोदी जो थे वो अब नहीं रहे, वो पावर उनमें अभी नहीं रहा। इसलिए अभी बीजेपी के राजनीतिक गलियारों में अभी धुआं निकल रहा है दोस्तों, और उन्हीं के लोग अभी उनको नहीं मान रहे हैं। पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है और बीजेपी की सरकार कहीं ना कहीं यह गिरने वाली है, ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा सोशल मीडिया में चर्चा भी आपने पिछले बार भी देखा है और अभी भी चल रहे हैं। जो राहुल गांधी में और चंद्रबाबू नायडू में जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री मौजूदा है, वह इन दोनों में बात कराने का काम कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जो कांग्रेस टीडीपी पार्टी जो थी उसकी वो सत्ता में थी, जब विभाजन हुआ तेलंगाना और आंध्रा का, जब विभाजन हुआ तो टीडीपी पार्टी का कुछ भी अस्तित्व तेलंगाना में नहीं बचा। तो टीडीपी ने जब विभाजन हो रहा था तब रेवंत रेड्डी टीडीपी के तेलंगाना के अध्यक्ष थे, टीडीपी पार्टी के। तो जब विभाजन हुआ तो टीडीपी का यहां पर कुछ भी नहीं बचा, इसलिए चंद्रबाबू नायडू ने उनका मोहरा बनाकर उन्होंने टीडीपी से इनके नेता को, जिस प्रकार से रेवंत रेड्डी को कांग्रेस पार्टी में छोड़ा मोहरा बनाकर। और यह दिखाई दे रहा है कि यह मैं नहीं कह रहा, यह तेलंगाना और आंध्रा के एक्सपर्ट, जो राजनीतिक एक्सपर्ट है राव जी, यह कह रहे हैं, तेलंगाना राजनीति के एक्सपर्ट है वो। वह जिस प्रकार से रेवंत रेड्डी जो है वे कांग्रेस के नेता थे और वही अभी कांग्रेस को और टीडीपी को एक करने का काम कर रहे हैं और राहुल गांधी से बातचीत में मदद कर रहे हैं। और यह कहीं ना कहीं अभी बीजेपी को यह अपना बोरा बिस्तर समेटने का समय आ गया है, ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से राजनीति में बदलाव आ रहा है। तो अगर मोदी सरकार गिर जाती है, अगर मोदी सरकार को अपना बोरा बिस्तर समेटना पड़ता है, तो कांग्रेस सत्ता में आने के बाद तो डेफिनेटली महाबोधि महाविहार तो मुक्त होगा ही होगा। क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी के लीडर जो थे, जिस प्रकार से गांधी जी, उन्होंने कहा था कि बौद्धों को उनका मंदिर दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं बात आगे चल करके आगे सामने आ जाएगी। और अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी तो यह मुझे लगता है कि महाबोधि महाविहार भी मुक्त होगा। क्योंकि आरएसएस किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहती है कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो, और उसी को चल के आरएसएस का दबाव बीजेपी पर है। इसलिए बीजेपी खामोश है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति के बारे में, इस आंदोलन के बारे में आज तक उन्होंने उसकी राय कुछ भी नहीं बताई। तो ऐसे खामोशी बरकरार रही है कि ऐसे चुप्पी लगाए बैठी है बीजेपी कि जैसे कि इस देश में कोई आंदोलन चल ही नहीं रहा है, इस देश में कोई धार्मिक मुठभेड़ हो रही ही नहीं है। तो इस प्रकार से यह बीजेपी पार्टी, आरएसएस की पार्टी,
यह चुप्पी लगा इसलिए बैठी है क्योंकि आरएसएस की पार्टी, बीजेपी पार्टी ये पूरे ब्राह्मणों की पार्टी है और वो ब्राह्मणों के लिए ही काम करती है। और ब्राह्मण कभी भी नहीं चाहेगा कि इस देश में बुद्धिज्म आगे बढ़े, फल फूलने लगे, अन्यथा इनके रोजी रोटी पर सवाल आएगा, इनके रोजी रोटी का सवाल उठेगा और इनकी जो ईश्वरवादी की संकल्पना हुआ है यह खतरे में आ जाएगी। इसलिए आरएसएस नहीं चाहेगा कि महाबोधि महाविहार कभी भी मुक्त हो। इसलिए ये राजनीतिक गलियारों में जो भी अभी धुआं निकल रहा है, कहीं ना कहीं यह कारण है कि अभी मोदी जी जिस प्रकार से देश में दोहरापन कर रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के हिंदुत्ववाद के लिए काम कर रहे हैं, ऐसी चर्चाएं आपको मिलेगी सोशल मीडिया में लोगों के बीच में। तो यह देख करके अभी देश के लोग तमाम समझ चुके हैं इनकी गुजरात लॉबी को, और अभी इनको भगाने का काम भी देश की जनता करेगी। और चंद्रबाबू नायडू और अन्य विपक्ष दल मिलकर के ये जरूर आगे कुछ होगा, ऐसा धुआं इस देश में निकल रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस देश में राजनीतिक गलियारों की चर्चाएं में अभी राहुल गांधी जिस प्रकार से अभी एक विपक्ष नेता के तौर पर वो उभरे हुए हैं और बीजेपी को कहीं ना कहीं गड्ढे में डालने का काम वह कर रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे ही खबर के लिए बने रहिए द मूक नायक के साथ। इस सत्य के सफर में द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।